हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मुद्रा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज मैं फिर वीडियो की क्लास लेकर आया हूं, जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था के लगभग पूछे जाने वाले 65 प्रश्नों का संकलन मैंने इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट के माध्यम से कर रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होंगी और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और इस तरह मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूं और आज तीसरा वीडियो है। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर। इसके पहले वीडियो में 1 से क्वेश्चन नंबर 24 तक देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 50 तक देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस सुधार के तहत स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कुछ विषय जो थे, कुछ विषय में जो विषय बातें थी, जो काम क्रियाकलाप की बातें थी, कुछ विषय स्थानीय सरकार को थी, उसको प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी प्रांतों को दे दिया गया। तो ये 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ये स्थानीय सरकार की जो विषय थे उसको प्रांतों को आवंटित यानी स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले स्थानीय सरकार के पास थे, अब इस अधिनियम के तहत 1919 में प्रांतों को कर दिए गए हैं। ठीक, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। ग्राम पंचायतों के गठन या पुनर्गठन की बात उठाई गई, यानी ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, इसकी बात सर्वप्रथम किसने उठाई थी? तो 1918 में नहीं, 1919 में ये सुधार हुआ। 1919 के बाद 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास ने ग्राम पंचायत को महत्व देने की बात उठाई। इसी बात को 1931 में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की मांग पुरजोर तरीके से अपनाया। तो यानी ग्राम पंचायत का गठन 1922 में चित्तरंजन दास, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने, दोनों ने बात उठाई थी। तो इसका विकल्प नंबर 3 यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर, जो कि मोंटफोर्ट के सुधार को लागू किया गया। यानी मोंटफोर्ट की हम बात करें तो मोंटफोर्ट किसे कहते हैं? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के सुधार को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मोंटफोर्ट सुधार कहते हैं। ये 1919 में आया था, लेकिन लागू कब किया गया था, महत्वपूर्ण बात यह है। तो लागू किया गया था 1921 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन और करों की सूची तैयार की गई थी? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के ही अधिनियम 1919 वाले अधिनियम कोई द्वैध शासन और करों की सूची तैयार की गई थी। आगे हम देखते हैं किसमें कौन कौन सी सूचियाँ थी और क्या उसमें विषय थे। तो अगला क्वेश्चन है 1919 अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं नहीं थी। यानी 1919 में क्या विशेषता नहीं थी? तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। हाँ, ये तो उसकी विशेषता थी, तो ये ऑप्शन सही है, विशेषता थी। लेकिन पूछा है कौन नहीं थी, तो हमको नहीं वाला देखना है। दूसरा ऑप्शन है वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्य, उसमें से 3 भारतीय का प्रावधान रखा गया था। हाँ, ये 1919 के सुधार अधिनियम में ये भी था। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया था। ये ऑप्शन गलत है। इसमें पूछा कौन सुधार नहीं है, तो यही सुधार नहीं है। उसमें द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगर इसमें नहीं काट देते हैं तो भी ऑप्शन सही हो जाता। चौथा है कि उसको प्रश्न पूछने का अधिकार था। हाँ, प्रश्न पूछने का अधिकार था, पूरक प्रश्न करने का अधिकार था, बजट पर आंशिक रूप से बहस करने का भी उसको अधिकार था। तो ये रही 1919 के जो विशेष सुधार हुए थे उनका। ठीक, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। द्विसदनी विधानमंडल 1919
में कौन कौन सी व्यवस्था की गई थी? तो पहला ऑप्शन है निम्न सदन 145 सदस्य होंगे, जिसमें जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उसमें 145 सदस्य में से 104 निर्वाचित होंगे और 41 मनोनीत होंगे। तो ये ऑप्शन सही है। द्विसदनीय व्यवस्था में ये व्यवस्था किया गया था। उसमें जो 104 होंगे वो जनरल, उसमें 52 जनरल होंगे, 30 मुस्लिम होंगे। कितना? 52 जनरल, 30 मुस्लिम और 2 सिख, और बाकी जो बचे वो 20 लोग विशेष कैटेगरी के होते थे। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उच्च सदन में 60 सदस्य थे। हाँ, ये तो सही है। इसमें 26 मनोनीत थे, 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित थे। इस निर्वाचन में 20 जनरल, 10 मुस्लिम और 3 यूरोपीय और 1 सिख समुदाय का होता था, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। तो ये भी सही है, यानी पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब तीसरा देखते हैं। वायसराय को विधायिका को संबोधित करना या आहुति करना या स्थगित करना, कार्यकाल को बढ़ाना या उसे सब संपूर्ण अधिकार किसके पास थे? तो वायसराय को थे। ये भी ऑप्शन सही है, यानी इस प्रश्न के चारों ऑप्शन सही हैं। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो द्वैध शासन व्यवस्था में प्रांत का कार्यकारी प्रमुख कौन था? किस व्यवस्था में? द्वैध शासन में। तो द्वैध शासन में वायसराय था या गवर्नर था या सचिव था या इनमें से कोई नहीं था। तो द्वैध शासन व्यवस्था में जो प्रांत का कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रमुख होता था वो गवर्नर होता था। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ क्या होता है? 2 व्यक्तियों का शासन या 2 पार्टियों का शासन या 2 व्यक्तियों या 2 पार्टियों का शासन या इनमें से कोई नहीं। तो इस द्वैध शासन की जब शुरुआत की गई थी तो इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली, जिसमें 2 व्यक्ति या 2 पार्टी की शुरुआत की थी, इसे ही द्वैध शासन डिऑर्चरी कहा जाता है। यानी 2 व्यक्ति और 2 पार्टी दोनों का भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक। यह सर्वप्रथम द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू किया गया था। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। देखिए अगला क्वेश्चन तो यही आ गया। द्वैध शासन प्रणाली कितने प्रांतों में शुरू किए गए थे? 5, 4, 3। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये 8 ऑप्शन है। तो 8 सही है, यानी द्वैध शासन प्रणाली को 8 प्रांतों में शुरू किए गए थे शुरुआत में। ठीक। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आरक्षित सूची को किसके द्वारा शासित किया जाता था? तो गवर्नर के द्वारा। तो आरक्षित सूची के विषय में शामिल विषय नहीं था। ठीक। तो आरक्षित जो सूची थी इसको जो शासित करता था वो गवर्नर होता था। तो इसमें क्या कानून व्यवस्था थी? वित्त, भू राजस्व या कृषि या सिंचाई? तो आरक्षित सूची में कृषि नहीं थी, ये राज्य का विषय होता था। ठीक। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हस्तांतरित विषय में सूची नहीं थी। तो कौन सी सूची नहीं थी? शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क, उपयुक्त सभी। तो हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं थी, तो इसमें से कोई शामिल नहीं है, सभी आरक्षित विषय हैं। आरक्षित विषय मतलब कि अब हम समझ सकें तो केंद्र की विषय। ठीक। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य सचिव और गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप का अधिकार था, किस विषय पर था? हस्तांतरित विषय पर या आरक्षित विषय पर? तो भारत के सचिव और गवर्नर जनरल को इन दोनों विषयों पर नहीं, दोनों नहीं, केवल आरक्षित विषय पर हस्तक्षेप करने का अधिकार था। अगला क्वेश्चन। अधिनियम 1919 के तहत गवर्नर की शक्तियां निम्न में से क्या क्या थी? मंत्रियों को बर्खास्त करने की शक्ति, हाँ ये शक्ति थी। वीटो की शक्ति, ये भी शक्ति थी।
वृत्त व पूर्ण नियंत्रण ये भी शक्ति थी, यानी उपयुक्त सभी। इस ऑप्शन का उपयुक्त सभी क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 38 नंबर पर। किसकी अध्यक्षता में एक्ट 1919 को 1918 में निराशाजनक एवं असंतोषजनक घोषित किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? अबुल आज़ाद, हसन इमाम, बीजी तिलक या एनी बेसेंट? तो हसन इमाम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन इमाम की अध्यक्षता में 1919 को 1918 में निराशाजनक एवं असंतोष घोषित किया गया था। अब देखते हैं कि अधिनियम 1919 के परिभाषा में असंगत कथन कौन कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कि 1919 के अधिनियम की परिभाषा में किसने क्या क्या कहा था? ठीक, तो पहला ऑप्शन है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अयोग्य और निराशाजनक या एक धूप रहित सुबह कहा था। 1919 के अधिनियम को बीजी तिलक ने अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह भी कहा था। ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है बीजी तिलक। दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इंग्लैंड के लिए तो योग्य लेकिन भारत के लिए अयोग्य घोषित किया था इस अधिनियम को। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सुरेंद्र बनर्जी ने क्या कहते हैं कि सरकारी प्रस्ताव को अस्वीकार किया? नहीं, ये ऑप्शन असंगत है क्योंकि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। सरकारी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया, सुरेंद्र बनर्जी ने सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो हटा देंगे तो सही हो सकता है, लेकिन उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, हसन इमाम, इन्होंने निराशाजनक एवं असंतोष घोषित किया था। ठीक, फिर हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन 40 नंबर पर। पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार करते हुए संवैधानिक रूप प्रदान किसने किया? यानी किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार करते हुए संवैधानिक रूप दिया गया? तो अधिनियम 1919, 1909, 1935, 1921। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1935 यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहली बार मतदान के अधिकार को लोकतांत्रिक अधिकार की मान्यता दी गई। पहली बार मतदान करने का जो अधिकार था वो लोकतांत्रिक मान्यता कब दी गई थी? 1909 मार्ले मिंटो, 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम या नॉन ऑफ दिस? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1935 में 1935 के अधिनियम के तहत मतदान के अधिकार को लोकतांत्रिक अधिकार की मान्यता दी गई। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण पंचायती जैसी स्थानीय संस्थाओं को बजट बनाने की आज़ादी कब मिली? 1935 में, 1919 में, 1937 में, 1919 में? तो ये 1935 में ही स्थानीय संस्थाओं को बजट बनाने का आज़ादी मिली कि स्थानीय स्वशासन के विषय पर बजट बनाया जाए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 सम्मिलित था। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, लेकिन ये दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित था। कौन कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ये दोनों का सम्मिलित रूप था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 44 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में से संबंधित प्रमुख तिथियां क्या क्या हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम था कि क्षेत्रीय विस्तार, जैसे ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र थे उसको विस्तार करने के लिए अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा अधिनियमित था, जिसकी शाही सहमति 24 जुलाई 1935 को मिल गई थी। कब? 24 जुलाई 1935 को, सही ऑप्शन है। और ये प्रारंभ 1 अप्रैल 1937 से शुरू किया गया था। ठीक, और इसको निरस्त कब कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जब अपना भारत देश गणतंत्र घोषित हुआ तब इसको निरस्त कर दिया गया। यानी इससे संबंधित ये तीनों तिथियां सही हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर। भारत सरकार अधिनियम आधारित था, किस पर आधारित था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, संयुक्त प्रवर्तन समिति की रिपोर्ट पर, गोल मेज की सिफारिश पर?
तो यानी साइमन कमीशन जो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 था, 1935, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। गोल मेज सम्मेलन की सिफारिश पर आधारित था। 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित एक श्वेत पत्र था, तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर आधारित था। ये संयुक्त प्रवर समितियों की रिपोर्ट पर, यानी इस प्रश्न का सभी ऑप्शन सही हैं, ये तीनों पर आधारित था। फिर आते हैं 1935, अगला क्वेश्चन। 1935 अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? गवर्नर के पास, वायसराय के पास, सचिव के पास या कार्यकारी परिषद के पास? तो 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय के पास थी। ठीक, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती थी? तो उस समय संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या एक मुख्य और 6 अन्य होते थे, या एक मुख्य 7 अन्य होते थे, या एक मुख्य 8 अन्य होते थे। तो इसका सही ऑप्शन है एक मुख्य समेत 6 और अन्य सदस्य होते थे। फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर, कि किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए थे? अधिनियम 1919, 1909 या 1935 या 1937? तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू कराए गए थे। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम का मुख्य सुधारात्मक विकल्प क्या सत्य था? यानी 1935 में क्या क्या सुधार हुआ उसके बाद? तो 1935 के बाद संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना उसी समय हुई, ये भी सही है। संघीय प्रांतीय संयुक्त लोक सेवा की स्थापना हुई, ये सब सुधारात्मक उसके पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो इससे संबंधित सभी सुधार किए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब तक हमने 3 वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पंचायती राज का इतिहास, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल ब्रिटिश भारत में, ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद फिर अगले कक्षा में अगला टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग वीडियो इसके पहले का नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं। और इस पर रेगुलर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लासेस कराए जा रहे हैं। इसके बाद भी रेलवे या अन्य जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे उसका भी क्लासेस कराए जाएंगे। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।